गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और उसके चैप्टर 18 के बारे में, जिसका नाम है चुनौती हिमालय की, और इसके लेखक हैं सुरेखा पणिदिकरण। और यह जो पाठ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके चचेरे भाई जो हैं अमरनाथ और कश्मीर घूमने निकलते हैं, तो उसके बारे में ये पूरा पाठ है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। जो जिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू मातायान पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, शाब, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन शाब, रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और शाब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल नेहरू ने पूछा। 8 मील शाब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल नेहरू रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल नेहरू ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, शाब, मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैली जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों पर ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिए अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल नेहरू चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत कम होती है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूर भर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी बर्फ, पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहर बढ़ते जा रहे थे। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल नेहरू ने उनका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी। आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले से ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल नेहरू की चाल में ना ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाब, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल नेहरू को लौटने का विचार पसंद नहीं आया।
वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल नेहरू ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिखाई दे रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ते थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल नेहरू को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल नेहरू ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। शाब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई को पुकार बादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल नेहरू हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल नेहरू कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाए तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाया। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू ने खाई की दीवार से ऊपरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीली धरातल पर पैर जमा लिया। पैरों तले धरती के एहसास ने जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल नेहरू मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वे मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल नेहरू ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर बढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि कोई गिर जाता तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल नेहरू फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल नेहरू को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़ना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल नेहरू को आकर्षित करती रही। एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू जी की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है, जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चिड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या ये शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो। एक रात ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं।
ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ के वर्णन में क्या अंतर है? ख, कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्य से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसा उदाहरण ढूंढो।